एक हरा चोला पीने फकीर रोज हमारे घर के सामने से गुजरता और कहता, ये माला जो औरत भी पहनेगी इसका शौहर उसका दीवाना हो जाएगा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था, लेकिन औरतें कहती कि ये सच कहता है। मेरा शौहर मुझे से हर वक्त लड़ता रहता था, इसलिए मैं सोचा मैं वो माला पहन लूं। लेकिन जैसे ही मैंने वो माला पहनी रात को मेरी आँख खिली तो ये देख के मेरी पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मैं अभी 9 उम्र ही थी, जब हमारे घर के बराबर वाले घर में जबी बाजी अपने शौहर के साथ शिफ्ट हुई। ये घर पिछले कुछ अरसे से खाली पड़ा हुआ था। ये हमारे घर से बिल्कुल जड़ा हो घर था और दोनों घरों की छतें भी आपस में मिली हुई थीं, एक दीवार दरमियान में थी। पहले इस घर में एक उम्र रसीदा जो डारहता था, जिनके बच्चे बाहर थे। उन्होंने कुछ अरसा पहले अपने से ये घर खाली पड़ा हो अलिफ था। अब मैंने देखा कि सुबह ही से सामान आ रहा था और फिर एक टैक्सी से एक खूबसूरत सी लड़की और एक नौजवान उतरे। इस लड़के को तो मैं सुबह से ही सामान के साथ आते जाते देख रही थी। उनके साथ एक चांद माँ का बच्चा भी था। अम्मा भी ये सब कुछ दिलचस्पी से देख रही थीं और साथ साथ उनके तबसरे भी जारी थे, जो कुछ इस किस्म के थे। देख तो मन्नो कोई नया शादीशुदा जोड़ा लगता है। लड़की तो देख बड़ी सोहनी है, मगर उसका मर्द भी कम नहीं, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। हाँ अम्मा, उनका काका भी बहुत प्यारा है। देखा था बिल्कुल जापानी गुड अलग रहा था। मैंने भी अम्मा के तबसरे पर राय दी। रात को अम्मा ने खाने में थोड़ा एहतमाम किया और मुझसे कहा कि पड़ोस में दे आओ। मैंने भी शौक से किली थामी और दोपट्टा ठीक से ओते हुए घर से निकलकर बराबर वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा इस लड़की ने खोला। मैंने लड़े इसे थमाई तो वो शुक्र ये अदा करने लगी। तभी इसने अपना नाम जिन्हें बताया और मुझसे मीर अनाम पूछा। मैंने झट कह दिया कि मिनाहिल है, मगर सब मन्नो कहते हैं। ये सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मनो अपनी उम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। मैं घर सीट कर लूं, फिर 1-2 दिन में मिलने आऊंगी। इसकी तो आवाज भी बहुत प्यारी है। घर आकर पहला फिक्रा मीर ही था। तो ये थी मेरी बाजी जबी से पहली मुलाकात। कुछ दिन बाद वो निखरी सी नक्सक से तैयार हुई मुन्ने को लिए हमारे घर चली आई। इसने खीर बना ली थी। लस और ठंडी खीर का कटोरा इसके हाथ में था, जो इसने उम्मी को दिया और मैंने लपक कर इस गोल गेओतेनी से जापानी गुड्डे को अपनी गोद में भर लिया। वो काफी देर हमारे घर रही और उम्मी के साथ साथ मुझसे भी खूब दोस्ती कर ली। इसकी शादी को अभी 1.5 साल ही हो अलिफ था। शौहर जो इसका कजिन भी था, उसके दूसरे शहर तबादले की वजह से इसकी सास ने इसे भी साथ ही भेज दिया कि परदेस में जो उन बेटा और घर में जो उन बहू अकेले रहीं, ये उनकी जहां दीदा मिजाज ने गवारा न किया। यूं ये घर जो काफी अरसे से खाली पड़ा था, इस हुसैन कपल के वजूदाल से आबाद हो गया। मुझे तो मानो एक मसरूफियत ही मिल गई थी। उन दिनों में मैट्रिक के पेपर देकर फरी थी और फुर्सत व बेफिक्री के दिन गुजार रही थी। ऐसे में भी जाओ से मेरा खूब दिल लग गया। वो शक्ल के साथ साथ दिल की भी खूबसूरत थी। अब मैं तकरीबन हर रोज ही दिन के वक्त बराबर में ही पाई जाती कि शर्जील भाई तो रात तक आते थे। दोनों घरानों में वक्त गुजरते अपनायत और खुलूस का गोहर अशत्ता बनता जा रहा था। अम्मा तो बड़ी बनकर बच्चे की परवरिश और दीगर मसाइल के लिए एक रहनुमा थी और मुझे बाजी जबी की सूरत में एक बड़ी बहन और सहेली मिल गई थी। मेरी वैसे भी कोई बहन ना थी। 2 भाई थे जो मुझसे बड़े थे और उनकी अपनी ही एक दुनिया थी। वो इसमें ही मगन रहते थे, इसलिए मेरी जिंदगी में जो कमी थी वो बाजी जबी की आमद से पूरी होगी। अब मैं अपनी सारी ओ नगी बोंगी बातें उनसे करती जाती, साथ साथ मुन्ने से भी खेलती रहती और वो बड़े मजे से खाना पकाते, कपड़े इस्त्री करते, जूते पालिश करती जाती और मुस्कुरा कर मेरी बातों का कोई मजीद अरसा जवाब देती जाती। ये बात मैंने नोट की थी कि बाजी जबी अपने शौहर शर्जेल भाई से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका हर काम अपने हाथ से करत और शौहर के काम करते वक्त उनके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक और रोशनी फैली महसूस होती। वो इस वक्त मुझे दुनिया की हुसैन तरीन औरत लगती थी। कभी तो मैं बातें करते करते चुप कर जाती और बेखुद सी उनका चेहरा देखने लगती। वो मेरी तरफ देखकर चुटकी बजात और हंस कर कहती, कहाँ खो गई मनो। मैं झींप कर नजरें हटा लेती और बेइख्तियार हंसती चली जाती। कैसे बेफिक्री के दिन थे। तब से ही मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मेरे शौहर को भी ऐसा ही हो। अब चाहिए शर्जील भाई के जैसा और मैं भी बाजी जबी की तरह इससे मोहब्बत करूं। देवानी सी मोहब्बत में अक्सर रात की तन्हाई में ये सोचती। कभी शाम ढले उम्मी कुछ पकवान देकर बाजी जबी की तरफ भेजती तो उनका अलग ही रूप नजर आता। पूरा दिन तो वो घर के कामों में मगन रहती थीं, मगर शाम ढले वो पूरी दिलजिमी से तैयार होती, पूर सिंगार कर। इस वक्त तो उनकी सज दाल सुबह देखने वाली होती थी। मैं देखती थी कि वो पूरा दिन मुन्ने को भी नहीं सुलात अपने साथ साथ लगाए रखती।
एक दिन मैंने कह ही दिया, बाजी ये इतना तंग करता है कामों में, इसे अपने सोने की आदत नहीं डाली हुई दिन में। तो बे-इख्तियार कहने लगे कि मैं खुद ही नहीं सुलाती इसलिए कि रात में जल्दी और परसुकून नींद सोए। पर वो क्यों बाजी? भाई वो टाइम तो मुन्ने के पापा का होता है ना। उन्होंने लोहे का एक को नादांतों में दबाते हुए कहा और फिर खुद ही हंस पड़ी। मैं भी साथ होने लगी और बे-इख्तियार उनकी मोहब्बत के दायमी होने की दुआ मांगने लगी। बस ये उम्र तो थी ही ख्वाब बने वाली, तो वक्त के साथ साथ मेरे तसव्वुरात भी एक ऐसे शरीक सफर की संगत से आबाद हो चुके थे और मैं उन ख्वाबों में बाजी जबी होती और एक धुंधला सा खाका मेरे हमसफर का इन तस्वुरात में उभर आता। इस सब के बीच में इंटर कर चुकी थी बाजी, नहीं कि हाँ एक और मेहमान की आमद थी कि पता चला कि शर्जील भाई ने, जो काफी अरसा से कोशिश कर रहे थे, आखिरकार कामयाब हुए और उनका ट्रांसफर बन के ही शहर में हो गया। एक हफ्ते में ही उनकी वापसी थी। बाजीज ने जब यह खबर सुनाई तो मेरे साथ साथ उम्मी भी उदास होगी। बहुत उनसियत और मोहब्बत हो गई थी, मगर उनको जाना था सो चले ही गई मैंने, और उम्मी ने घर का सामान पैक करवाने में उनकी काफी मदद की और एक दिन वो हमें दिलगीर छोड़कर चली गई। मुझे तो दिनों चीन ना आया, वक्त ही नहीं कटता था, अजीब सी बेकुल्ली तारी रहती। वो तो शुक्र है मेरी पढ़ाई शुरू होगी तो दिल को कुछ सुकून हो। दूसरी जानिब उम्मी ने दोनों बेआयों के लिए लड़की देखने की मुहिम शुरू की हुई थी, जो जल्द ही इख्तिताम को पहुंची और हम सब शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गए। 6 महीने की शदीद तरीन मसरफीत और तैयारी के बाद दोनों भाबे आहे घर में आए। दिनों ही अच्छी आदत की पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, मगर बहुत चाहने के बावजूद मेरी उनसे इस तरह की बॉन्डिंग ना हो सकी जैसे बाजी जबी के साथ थी। मैं उनके अंद एक दोस्त, एक राजदान सहेली ढूंढती, मगर वहां रस्मी सा एक ताल्लुक ही नजर आता। शायद नंद और भावज का शत्तारा की दीवार था। फिर मेरे लिए बाजी जबी जैसा कोई और नहीं था। जो भी था, मगर मैं अक्सर अपने भाइयों और भाभियों के आपसी मामलात का मवाजना करती तो इसमें भी कहीं मोहब्बत की वो शेरनी और खुलूसी मीठी दीवानगी कहीं नजर ना आती। बस वो भी बहुत से शादीशुदा जोड़ों की तरह एक साथ रह रहे थे। मैं इसार ओखा फीका रिश्ता नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए अभी से दुआ करते कि अल्लाह पाक मुझे बहुत मोहब्बत करने वाला शरीक सफर अता करे और मेरे दिल में भी इसकी ऐसी ही शदीद मोहब्बत डाल दे। भाइयों की शादी को साल हो चुका था। मेरे भी फाइनल ईयर के पेपर चल रहे थे। उन्हीं दिनों घर में कुछ अजनबी मेहमानों की आमद होने लगी। पढ़ाई की वजह से मैं इतनी मगन थी कि मैंने किसी बात पर कोई तवज्जो ना दी। मुझे कुछ होश ही ना था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। पेपरों से निमट जाने के बाद जब कुछ ओसान बहाल हुए तो पता चला कि मेरे लिए कुछ रिश्ते आए थे, जिसमें से एक दो काबिल गौर थे। मैंने उम्मी से कहा भी कि मुझे देश निकाला देने की बहुत जल्दी है आपको। इस पर वो नम आंखों से कहने लगे कि यही दस्तूर है दुनिया का, वरना बेटी से प्यारा कुछ नहीं। बादशाह भी बेटी को घर रख कर नहीं बैठते। अब तालीम भी मुकम्मल कर चुकी हो, वक्त से अपने घर की हो जाओ तो हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो। मैं उम्मी के गिले लग गई और बे-इख्तियार रोदी। उम्मी ने कहा कि पगली क्यों रोती है, देख ले शादी के बाद कैसे लड़कियां शौहर को प्यारी हो जाती हैं, फिर माएं बलाएं भी तो 100 बहाने होते हैं ना आने के। इस वक्त मुझे जिन्हें बाजी की याद आ गई वो भी अपनी उम्मी के घर बहुत कम जाती थी। जब मैं पूछती तो वो अपने शौहर का नाम लेकर कहती वो कहीं भी जाने नहीं देते। वो कहते हैं बस मेरी निगाहों के सामने ही रहा करो। क्या बीच में ऐसा होता है शादी के बाद? क्या बीच में औरत अपने शौहर की होकर रह जाती है? और क्या मैं भी शादी के बाद अपनी माँ को मैके को भूल जाओगी? खैर मैं अम्मा के पास से अपने कमरे आ गई। मुझे अब डर लगने लगा था, जो मैंने ख्वाब सजर खे थे अगर वो सारे चिकनाचूर हो गए तो मीर अलिफ किया होगा। कुछ दिन बाद मेरी मंगनी हो गई, साथ शादी की भी तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा से मैंने एक बार डरते डरते कहा क्या मैं अपने होने वाले शौहर की तस्वीर देख सकती हूँ? अम्मा कहने लगे मुझे जैसा भी है तुम्हारे लिए अच्छा ही है और उम्मीद करती हूँ तुम्हें खुश रखेगा, क्योंकि मैं किसी के साथ किया वदा निभाना चाहती हूँ। मैंने हैरानगी से अम्मा से पूछा किससे कैसा वदा निभाना चाहती हैं? अम्मा ने लाख पूछने पर भी ना बताया, बस इतना कहा वक्त आने पर पता चल जाएगा तुम्हें। मैंने भी जिद छोड़ दी और दिनों का पता ही ना चला और मेरी मेहंदी की रात आ गई। मेहंदी की रस्म के बाद मैं कमरे में बैठी अपनी सोचों में गुम थी। अचानक मोबाइल बजा। मैंने उठाकर देखा वो नंबर तो बाजी जिन्हें का था, वो भी इतने अरसे बाद उन्हों अलिफ था, क्योंकि बाजी का नंबर अचानक से एक दिन बंद हो गया था, जिसके बाद मीर अब बाजी से कोई राब्ता नहीं हुआ था। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की, बना हाल चाल पूछे, बस अपनी बातें करने लगी। उनसे नाराज थी, उन्हें कहने लगी बाची अब बहुत बुरी हैं, मैंने आपको इतना याद किया, अपने चांक से राब्ता खत्म कर लिया था, जानती हैं मैं कितना रोई थी बाजी आपको
पता है मेरी शादी हो रही, आज मेरी मेहंदी है, अब बस मेरे लिए दुआ कर। नासिर जेल भाई जैसे अब से मोहब्बत करते थे ऐसे ही मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करे। मैं जानती हूँ अब नहीं आ सकेंगे, मगर फिर भी मैं आपको बहुत याद करूंगी। बस मेरे लिए ये दुआ जरूर कीजिएगा, मुझे भी आपके शौहर जैसा शौहर मिल जाए, क्योंकि मैंने ऐसे ही ख्वाब सज रखे हैं। मैं बस बोलती जा रही थी पर दूसरी तरफ से यूं लग रहा था जैसे वो मुझे खामोशी से बस सुन रही हूं। मैं एकदम से आहिस्ता हुई और बाजी से कहने लगी, अब क्यों नहीं दे रहे? मैंने 2-3-4 बार पूछा मगर कॉल कट हो गई। मुझे हैरत हुई, इतने अरसे बाद राब्ता किया और मुझसे कोई बात भी नहीं की। कहीं वो किसी बात पर मुझसे नाराज तो नहीं हो गई थी जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं करती? पर अगर नाराज होत तो मुझे कॉल क्यों करत? मुझे कुछ समझ ना आई। बहुत देर तक मैं इसी गुत्थी में उलझी रही, मगर अगला दिन बहुत मसरूफ था जो मैं हर बात ही भूल गई। अगले दिन मेरा निकाह हुआ, फिर रुखसती का वक्त आ गया, पर मेरे सामने अभी तक मेरा शौहर नहीं आया था। मेरे लिए इससे ज्यादा तजस की बात क्या हो सकती थी? मैंने अभी तक इस शख्स को देखा ही नहीं था जिसके साथ मेरा निकाह हो चुका था, जिसकी मैं शरीक हयात बन चुकी थी। आखिर मेरी रुखसती भी हो गई, मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे कहने लगे, बेटा तुम तो मेरे बेटे की हालत जानती हो, अगर वो कुछ बोल दे तो उसकी बात का बुरा मत मानना। मैं सोचने लगी क्या हालत है मेरे शौहर की जो मुझे नहीं मालूम कैसा है। मेरी शौहर सास मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आई और मुझे तजस्सुस था अपने शौहर को देखने का, और बस दिल में यही दुआ कर रही थी जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही मुझे मिले। में लंगोट ओढ़े बैठी हुई थी, मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मीर अदल बुरी तरह से धड़कने लगा। अचानक मुझे किसी की आवाज आई, तुम थक गई होगी, उठो चेंज करके आराम कर लो। इस कदर बेरुखी से कहा गया मुझे कुछ होने लगा। मुझे आवाज भी सुनी सुनी लग रही थी। मैंने एकदम से घूंघट उठाकर देखा और सामने खड़े शख्स को पागलों की तरह देखने लगी। मेरा मुंह हैरत से खुला रह गया। मैं अर्द गिरदाल कमरे को देखने लगी, ना रही ना इससे कोई सवाल किया ना जवाब किया, पर मेरे अंदर एक एक सेकंड में हजारों सवालात उठ रहे थे। पर मैं करती तो क्या, मुझ में तो सामने खड़े शख्स को देखने की हिम्मत भी नहीं थी। फिर मैं इससे सवाल कैसे करती? ये मेरे साथ क्या हो गया था मुझे बिल्कुल समझ ना आया। शादी के कुछ दिन बाद इसका रवैया पहले से भी बुरा हो गया। वो बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगता, कोई मेरी बात ना सुनता और मैं घट घट कर मरने लगी। सब कुछ मुझे लगा मेरी जिंदगी से खत्म हो गया था। मैं इससे हकीकत मालूम करने के लिए कोई सवाल करती, वो बदले में मुझे गुस्सा में कहता, औरत का मतलब बेवफा है। मैं जाना चाहती थी आखिर उसकी जिंदगी में ये मोड़ कैसे आ गया था। मेरी अम्मा ने आखिर क्या वदा किया था, किससे किया था? हजारों सवालात थे पर उनके जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। मैं अपनी सास से पूछती तो वो कह देती, तुम इस बात का जिक्र मत किया करो, पर मैं कैसे न करती? मुझे तो वो दीवानगी याद थी, मैं कैसे भूल सकती थी। मैं सुबह के वक्त किचन में खड़ी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से अपने दोपट्टे के प्लो से अपने हाथ साफ किए और बाहर जाकर देखा सामने एक सब्ज रंग का चूका डाले एक फकीर खड़ा हुआ था। मैंने इससे पैसे पकड़ा अल्फी, वो बदले में मुझे एक माला पकड़ाने लगा। मैंने हैरानगी से कहा, बाबा ना ये क्या है? वो कहने लगा कि इस माला को जो औरत पहनती है इसका शौहर उसका दीवाना हो जाता है। मैंने कहा, ऐसा भला कैसे मुमकिन है? मैं दरूजा बंद करके वापस आ गई और नाश्ता बनाने लगी, पर मेरे दिमाग में इसी की बातें घूम रही थीं। क्या ऐसा मुमकिन था? मैं सोचने लगी आखिर मैंने इससे माला क्यों ना ली? फिर मुझे बाजी जबी की एक बुत याद आ गई, आंखों में नमी तीरने लगी। मैंने जल्दी से अपनी आंखों की नमी साफ की। इसी वक्त मुझे अपने शौहर की आवाज आई, वो मुझे कहने लगा, मुझे खाना दे दो। मैंने कहा, बस लेकर आ रही हूँ। वो कमरे में चला गया। मैं इसके लिए खाना लेकर गई। वो मेरे हाथ से ट्रे पकड़कर खाना खाने लगा और मैं इससे देख रही थी। कभी तो मेरी भी जगह इस शख्स के दिल में बन ही जानी थी, यही सोचकर मैं भी जिंदगी गुजार रही थी। किसी दिन तो इससे भी एहसास होगा मैं इसकी बीवी हूँ। वो नाश्ता करके चला गया। आज मुझे अपने सारे ख्वाब टूटे हुए महसूस हो रहे थे। इस शख्स ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे रोना आ रहा था। आज मुझे समझ आई लोग क्यों कहते हैं ख्वाब नहीं सजाने चाहिए, क्यों ख्वाब नहीं देखने चाहिए। आज पता चला था जब ये टूट जाते हैं बहुत तकलीफ होती है, और मेरे ख्वाब भी आज इसी तरह टूट गए थे और तकलीफ हो रही थी। ना जाने कितनी बातें करने सवाल ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। चीन नहीं आ रहा था आखिर इस शख्स की लाइफ में क्या हो गया था जो ये ऐसा हुआ है? क्यों ऐसे मेरे साथ कर रहा है? मेरा क्या कसूर है? मुझे तो किसी ने कुछ बताया भी नहीं, यहाँ तक कि अपनी सगी माँ ने भी ना जाए। उन्होंने किससे क्या वदा पूरा किया है? अगले दिन फिर से वही सब्ज चूल्हे वाला बाबा आया, फिर भी मेरा दिल न माना। मैं इससे वो मालालूं पर उसके जाने के बाद वही पछतावारा गया। इस दिन दोपहर टाइम मैंने अपनी सास से पूछा, बच्चा
किधर गया था पर सास ने कोई जवाब ना दिया और कहा ये टॉपिक मत खोला करो, मिट्टी डालो इस पर, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। अब मैं जानती थी मुझे अम्मा बता सकती हैं या फिर दूसरा शख्स वो खुद है जो मुझे अपने बारे में बता सकता है। मैंने रात तक इसका इंतजार किया। जब वो रात को घर आया इसका मूड काफी खराब लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने इससे कोई सवाल ना किया और जाकर लेट गई, क्योंकि मैं जानती थी इस वक्त अगर मैं इससे कोई बात करती तो मुझे ही इससे बातें सुननी पड़नी थी। मैं भी खामोशी से जाकर सो गई। अगले दिन कुछ औरत हमारे घर आई हुई थी जो कि मेरी सास के पास बैठी हुई थी और आपस में बातें करने में लगी हुई थी। अचानक मीर उदयान उनकी बातों की तरफ गियो। औरतें इस बाबा के बारे में बात कर रही थीं जो माला देने आया था। मतलब सच में इस बाबे से माला लेने से शौहर ऐसा हो जाता है। मैंने सोच लिया था अब मैं भी इससे माला लेकर अपने शौहर से पूछूंगी आखिर उसके साथ हुआ क्या। अगले दिन जब वो माला बेचने आया मैंने जाकर इससे एक अद्दाल माला खरीद ली। रात के वक्त जब मेरा शौहर घर आया इसने फिर भी मुझसे कोई बात ना की। मैंने माला भी डाली हुई थी। मुझे सबकी बातें झूठ लगने लगें क्योंकि आज इसका बहुत ज्यादा मूड खराब था। जैसे मैंने इससे बात की तो वो मुझे कच्चा खा जाएगा। मैं सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आँख खिली। रोने की आवाज से मैं आंखें मलती हुई उठी। मेरी नजर कमरे के दरमियान में गई। वो बच्चों की तरह सामने खिलौने बखेरे घुटनों पर थोड़ी निकाई और हाथ वहां पर और भी ऐसी चीजें मौजूद थीं जो कि मैंने हमेशा देखी थी। एक अंगूठी एक चीन पड़ी थी और ये चीजें तो कई साल मैंने देखी थी। मैं इसके पास गई। वो एकदम से रोता हो मेरे गिले से लग गया और कहने लगा तुम तो जानती हो ना मैं इससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, फिर वो क्यों मुझे अकेले रास्ते में छोड़कर चली गई है। वो बरो तरह रो रहा था। मैंने कहा वो गई कहाँ थी, प्लीज अब बताएं ना मुझे। शर्जेल जबी आपी तो अब से बहुत मोहब्बत करती थी, वो अब को छू कर कहाँ गई हैं, और आपको बच्चा भी तो इतना प्यारा था, वो किधर गया है। वो रोता हुआ कहने लगा जानती हो जबी में और मीर इब्बीटा और जबी हम घूमने गए थे वहां पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैंने अपने दोनों बच्चे खो दिए थे। जब जबी को पता चला हमारे बच्चे इस दुनिया में नहीं है तो यूं लगा जैसे इसने भी जीना छोड़ दिया हो। जानती हो मैंने इतने माह तक माजोरी वाली जिंदगी गुजारी है, माँ जिन्हें भी मुझे अकेला छोड़ गई, तुम भी एकदम छोड़ जाओगी। वो रोता हुआ कह रहा था। मैं इसके आंसू साफ करती हुई कहने लगी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी छोड़कर। अब प्लीज मेरे साथ ठीक हो जाए, मैं भी आपको उदास नहीं होने दूंगी। वो कहने लगा जबी ने तुम्हारी अम्मा से वादा किया था, तुम्हारी अम्मा तुम्हारी शादी मुझसे कर देंगी क्योंकि तुम्हें मुझे जैसा शौहर चाहिए था। पर जानती हो अब तुम मुझे जबी की तरह लगती हो, मैं तुम्हारी कदर करना चाहता हूँ। इसके बाद नहीं जानती माला का असर था, जो कुछ भी था मुझसे शर्जील मोहब्बत करने लगे और इस तरह जैसे मैं ख्वाब दिखेती थी।